तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस ITF। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस, और उसका चैप्टर 1.6 एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये IIBF के सिलेबस पे बेस्ड है और इसमें हमने बुक की हर एक लाइन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आपको लगे कि बुक की कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट में मिसिंग है तो प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कोर्स को फ्री में क्लेम करें। इस कोर्स को परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर की चलते हैं। अब बात करते हैं एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस की, जो इंटरनेशनल ट्रेड में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। हर देश अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अपनी बॉर्डर्स में आने और जाने वाले पैसे पर कंट्रोल्स लगाता है। और क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली फंड्स के ट्रांसफ़र पर बेस्ड है, ये फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस डायरेक्टली ट्रेड एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती हैं। जिन कंट्रीज़ के पास लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, वो नेचुरली अपने फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज को कंसर्व करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो फुली ओपन ट्रेड पॉलिसीज अडॉप्ट करने की बजाय सर्टेन गुड्स या सर्विसेज के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ताकि अपना इंपोर्ट बिल कंट्रोल में रखा जा सके। ये रेगुलेटरी मेजर्स इंटरनेशनल ट्रेड को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं। ये रेगुलेट करती हैं कि पैसा एक देश से दूसरे देश में कैसे और कितना जाए। इनका असर एक्सचेंज रेट्स पर भी पड़ता है और किसी देश के ओवरऑल ट्रेड बैलेंस पर भी। आगे देखते हैं कि ग्लोबल ट्रेड में फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। अब देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स के मेन फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट फंक्शन है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स मार्केट में फॉरेन करेंसी की अवेलेबिलिटी को रेगुलेट करके किसी देश की करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। जब गवर्नमेंट ये कंट्रोल करती है कि फॉरेन करेंसीज कैसे बाय और सेल होंगी, तो एक्सचेंज रेट्स में अचानक आने वाले फ्लक्चुएशंस कम होते हैं, जो अदरवाइज इंटरनेशनल ट्रेड को डिसरप्ट कर सकते थे। सेकेंड फंक्शन है ट्रेड बैलेंस मैनेजमेंट। गवर्नमेंट्स फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स का यूज़ अपना ट्रेड बैलेंस मैनेज करने के लिए करती हैं। जब किसी कंट्री को ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़े, यानी वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट कर रही हो, तो वो डोमेस्टिक करेंसी के आउटफ्लो को लिमिट करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस कर सकती है। इससे इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाती हैं और एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली ज़्यादा कंपेटिटिव बन जाती हैं। थर्ड फंक्शन है रिजर्व एक्यूमुलेशन। कुछ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स का यूज़ अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्डअप करने के लिए करती हैं। डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसीज में कन्वर्ट करने पर लिमिट्स लगाकर वो रिजर्व्स एक्यूमुलेट करती हैं। इसका इस्तेमाल कई अलग अलग पर्पसेस के लिए किया जा सकता है, जिनमें स्टेबिलिटी बनाए रखना भी शामिल है। नेशनल करेंसी की या इंटरनेशनल पेमेंट ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फोर्थ फंक्शन है प्रिवेंटिंग फ्लाइट ऑफ कैपिटल। जब किसी देश में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, तो लोग अपना पैसा और एसेट्स दूसरे देशों में मूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि अपनी वेल्थ प्रोटेक्ट कर सकें। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स करेंसी कन्वर्जन को रिस्ट्रिक्ट करके और फंड्स के अब्रॉड ट्रांसफ़र को लिमिट करके इस कैपिटल फ्लाइट को प्रिवेंट या कम करने में मदद करते हैं। फिफ्थ फंक्शन है प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स का यूज़ लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। गुड्स इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी की अवेलेबिलिटी को लिमिट करके गवर्नमेंट्स कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए इनकरेज करती हैं, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रेंथन होती है। और सिक्स्थ फंक्शन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स का यूज़ किसी देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की मूवमेंट को मैनेज करने के लिए भी होता है। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स दोनों को रेगुलेट करना शामिल है। गवर्नमेंट स्पेसिफिक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल रिक्वायरमेंट सेट कर सकती हैं या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, ताकि डोमेस्टिक इकोनॉमी में फॉरेन पार्टिसिपेशन को कंट्रोल किया जा सके। और सेवेंथ फंक्शन है स्पेक्यूलेशन और आर्बिट्राज कंट्रोल। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स करेंसी में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग और आर्बिट्राज को डिस्करेज करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज की इजी मूवमेंट और कन्वर्जन को रिस्ट्रिक्ट करके गवर्नमेंट्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की उस एबिलिटी को कम करती हैं, जिससे वो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए एक्सचेंज रेट्स के डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट कर सकें। एट्थ और लास्ट फंक्शन है क्राइसिस मैनेजमेंट। जब कोई देश फाइनेंशियल या इकोनॉमिक क्राइसिस में हो, तो गवर्नमेंट्स वाइडर पॉलिसी मेजर्स के हिस्से के तौर पर फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस कर सकती हैं।
ये कंट्रोल्स फॉरेन एक्सचेंज की मूवमेंट को मैनेज करके इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने और नेशनल करेंसी में कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करने में मदद करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन से मेजर्स यूज हो रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है और ये कंट्रोल्स कितने समय के लिए अप्लाई किए जा रहे हैं। हालांकि ये कंट्रोल्स इकोनॉमिक और ट्रेड चैलेंजेस मैनेज करने में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन इनके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होना या इलीगल ब्लैक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को बढ़ावा मिलना। इसीलिए कंट्रीज अक्सर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए इन कंट्रोल्स को ग्रेजुअली रिड्यूस या ईज करती हैं। इंडिया भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा है। 1990s यानी ऐसे कंट्रोल की ओर जहां नियम ज़्यादा सख्त न हो, जैसे इंडिया में स्ट्रिक्ट फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स थे। लेकिन अर्ली 1990s में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स के बाद धीरे धीरे कई रिस्ट्रिक्शंस ईज होती गई। आज की सिचुएशन ये है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर मिनिमल या कोई कंट्रोल्स नहीं है, जबकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस अभी भी लार्जली एक्सचेंज कंट्रोल रूल्स के अंडर रेगुलेटेड हैं। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स ईज करने के फ़ायदों की, यानी जब कोई देश एक मोर लिबरल फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम अडॉप्ट करता है तो उसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला फ़ायदा है इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब किसी देश में फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस मिनिमल हों तो फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ इन्वेस्ट करने में ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। इसकी वजह यह है कि वो अपना प्रॉफिट और इन्वेस्टेड कैपिटल ईजिली अपने होम कंट्री रिपेट्रिएट यानी वापस ले जा सकते हैं। ये सिक्योरिटी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के हायर इन्फ्लोज को एनकरेज करती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है और साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करता है। सेकेंड है इन्हांस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। एक मोर ओपन फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को ईजियर और मोर इफ़िशिएंट बनाता है। बिजनेसेस कम रिस्ट्रिक्शंस के साथ करेंसीज कन्वर्ट कर सकती हैं, जिससे इंटरनेशनल पेमेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस होती हैं। और जब पेमेंट स्मूथ होती हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटी नेचुरली बढ़ती है, जिससे डोमेस्टिक फर्म्स और फॉरेन ट्रेडिंग पार्टनर्स दोनों को फ़ायदा होता है। थर्ड है प्राइस स्टेबिलिटी। जब फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स कम होते हैं तो करेंसी की वैल्यू लार्जली मार्केट की डिमांड और सप्लाई से डिटरमिन होती है। इससे एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स ज़्यादा मार्केट ड्रिवन होती हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व्ड बिजनेसेस के लिए अनसर्टेनिटी कम करती हैं और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। फोर्थ है एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल। जब फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स रिलैक्स होते हैं तो कंट्रीज ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ ज़्यादा ईजिली कनेक्ट कर सकती हैं। इससे वो फॉरेन करेंसीज में फंड्स रेज कर सकती हैं, फाइनेंसिंग ऑप्शंस की एक वाइडर रेंज एक्सेस कर सकती हैं और कंपैरेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर लोन्स भी ले सकती हैं। ये एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है। फिफ्थ है इम्प्रूव्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। जब फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स रिलैक्स होते हैं तो पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट नेचुरली ज़्यादा फेवरेबल बन जाता है। पहले जो प्रोसीजरल डिलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी होती थी करेंसी एक्सचेंज के लिए, कैपिटल मूवमेंट के लिए, वो सब कम हो जाती है। और जब ये हर्डल्स कम होते हैं तो फर्म्स के लिए इंटरनेशनली ऑपरेट करना और अपना बिजनेस एक्सपैंड करना काफ़ी आसान हो जाता है। और सिक्स्थ है कंपेटिटिव एडवांटेज। एक मोर लिबरल फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम डायरेक्टली किसी देश की ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को इम्प्रूव करता है। सोचो, जब बिजनेसेस को फॉरेन करेंसीज ईजिली मिलती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड में स्मूथली पार्टिसिपेट कर सकती हैं बिना किसी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन के, तो वो दूसरे कंट्रीज़ की फर्म्स के साथ कहीं बेटर compete कर पाती हैं। ये अल्टीमेटली पूरे देश की ग्लोबल स्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करता है। आखिरी और सेवेंथ है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम ये इंश्योर करने में मदद करता है कि रिसोर्सेज सबसे प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ हों। बिजनेसेस मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकती हैं जहां उनका कंपैरेटिव एडवांटेज हो और चेंजिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपनी ऑपरेशंस शिफ्ट कर सकती हैं। तो इस पूरी डिस्कशन से ये समझ आता है कि इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज तक लिमिटेड नहीं है। इसे सपोर्ट करने के लिए ट्रेड फिनेंस सिस्टम्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का एक पूरा फ्रेमवर्क काम करता है, जो वर्ल्ड ट्रेड को फैसिलिटेट और रेगुलेट करता है। आगे के चैप्टर्स में ट्रेड और ट्रेड फाइनेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिटेल में कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1.6 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर 2.1 में।